क्या आपने कभी सोचा है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनी है जिसने अपने पूरे जीवन को अपने देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया हो? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानी जिसने दुनिया को यह सिखाया कि सहनशीलता और दृढ़ निश्चय से किसी भी जंजीर को तोड़ा जा सकता है। आज हम सुनेंगे नेल्सन मंडेला की बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी, जो केवल एक व्यक्ति के संघर्ष की गाथा नहीं बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत दस्तावेज है। यह कहानी है नेल्सन मंडेला की, एक ऐसा नाम जो आज भी स्वतंत्रता और समानता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अध्याय 1, बचपन और शुरुआती जीवन। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मेजो गांव में हुआ। मंडेला का परिवार थेम्बू जनजाति से जुड़ा हुआ था। उनके पिता गैडला हेनरी मंडेला गांव के मुखिया थे। उनके पिता ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मंडेला को बचपन से ही सिखाया कि अन्याय के सामने कभी सिर मत झुकाना। मंडेला के परिवार में उनका बचपन सुखद बीता, लेकिन जब वह सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। यह घटना मंडेला के लिए एक बड़ा झटका था। उनके पिता के निधन के बाद उनकी परवरिश जनजाति के रीजेंट यानी कि जनजाति समूह के मुखिया ने की। मंडेला को रीजेंट के महल में भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी परवरिश के दौरान नेतृत्व और न्याय की शिक्षा पाई। रीजेंट के महल में मंडेला ने पहली बार महसूस किया कि कैसे उनके समुदाय के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। श्वेत लोगों का वर्चस्व और अश्वेतों के साथ किया जाने वाला भेदभाव उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ गया। मंडेला की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के ही एक मिशनरी स्कूल में हुई। यहीं पर एक शिक्षक ने उन्हें नेल्सन नाम दिया। नेल्सन ने शिक्षा को एक ताकत के रूप में देखा और महसूस किया कि ज्ञान ही अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। बचपन से ही मंडेला में नेतृत्व के गुण नजर आने लगे थे। वह स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे थे। खासकर दौड़ना और मुक्केबाजी उनके पसंदीदा खेल थे। मंडेला ने देखा कि उनके गांव के लोग शिक्षा से वंचित थे। श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए स्कूल अलग अलग थे। श्वेतों के लिए सुविधाएं ज्यादा थीं, जबकि अश्वेतों के स्कूलों की स्थिति दयनीय थी। इसी दौरान उनके मन में यह सवाल उठा, क्यों मेरे लोगों को उनके ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है? रीजेंट ने मंडेला को सिखाया कि नेतृत्व का अर्थ है दूसरों के लिए सेवा करना। उन्होंने मंडेला को बताया कि थेम्बू जनजाति की परंपरा में नेता वही बनता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करता है। मंडेला ने इस बात को गांठ बांध लिया। उन्होंने खुद से वादा किया कि वह अपने लोगों के लिए कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन इस सफर की शुरुआत आसान नहीं थी। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद फोर्ट हरे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यह दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों के लिए सबसे प्रतिष्ठित संस्थान था। यहाँ उन्होंने राजनीति, इतिहास और कानून की पढ़ाई शुरू की। पहली बगावत की चिंगारी फोर्ट हरे में पढ़ाई के दौरान मंडेला ने देखा कि कैसे श्वेत लोग अश्वेत छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यहां तक कि छात्र संघ में भी अश्वेत छात्रों की आवाज को दबाया जाता था। मंडेला ने इसका विरोध किया। उन्होंने छात्रों को एकजुट किया और कहा, हमें समान अधिकार चाहिए। हम अपने ही देश में गुलाम नहीं रह सकते। इस विरोध के कारण मंडेला को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा संघर्ष था, लेकिन इस हार से वह कमजोर नहीं पड़े। मंडेला ने वापस जाकर रीजेंट से माफी मांगी, लेकिन रीजेंट ने उनकी शादी तय करने का निर्णय लिया। मंडेला के लिए यह असहनीय था। वह अपनी जिंदगी खुद अपने तरीके से जीना चाहते थे। इससे बचने के लिए मंडेला ने अपने दोस्त के साथ जोहान्सबर्ग भागने का फैसला किया। जोहान्सबर्ग उस समय दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा और औद्योगिक शहर था। जोहान्सबर्ग पहुंचने के बाद मंडेला ने देखा कि शहर में रंगभेद का गहरा असर था। अश्वेतों को घटिया नौकरियां दी जाती थीं। उनकी बस्तियां गंदी और बदहाल थीं, जबकि श्वेत लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। मंडेला ने यहां वॉल्टर सिसुलू से मुलाकात की। वॉल्टर ने मंडेला को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC से जोड़ दिया। यहीं से उनके स्वतंत्रता संग्राम की असली शुरुआत हुई। अब मंडेला ने अपने जीवन का असली रास्ता चुन लिया था। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने की कसम खा ली थी। लेकिन सवाल ये था, क्या मंडेला अहिंसा के रास्ते पर चलकर रंगभेद की नीतियों को हरा पाएंगे, या उन्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा?
आगे जानिए कि मंडेला ने किस तरह अपने संघर्ष की शुरुआत की और उन्हें किन चुनौतियों का सामना किया। यदि आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे अध्याय की ऑडियो समरी भी आप सुन सकें एवं वीडियो को लाइक करें। अध्याय 2, जोहान्सबर्ग की नई दुनिया और संघर्ष की शुरुआत। नेल्सन मंडेला के जीवन का पहला मोड़फोड़ हरे यूनिवर्सिटी से निष्कासन था। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद जब रीजेंट ने उनकी शादी तय करने का फैसला किया तो मंडेला ने यह महसूस किया कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी खुद के तरीके से जीनी है तो उन्हें अपने भाग्य को खुद आकार देना होगा। इसी सोच ने उन्हें जोहान्सबर्ग जाने के लिए प्रेरित किया। जोहान्सबर्ग की ओर पहला कदम। 1941 में नेल्सन मंडेला और उनके दोस्त जस्टिस ने जोहान्सबर्ग की ओर कूच किया। यह शहर उस समय दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र था, लेकिन इसके साथ ही यह शहर रंगभेद, अपार्थाइड की नीतियों का गढ़ भी था। जोहान्सबर्ग पहुंचने के बाद मंडेला ने देखा कि कैसे अश्वेत लोगों को गंदी और तंग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। अश्वेतों के लिए रोजगार के मौके सीमित थे और उन्हें केवल घटिया काम करने की अनुमति थी। शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाएं और आवास, हर जगह श्वेत और अश्वेतों के लिए भेदभाव था। मंडेला के पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं था, इसलिए उन्होंने वॉल्टर सिसुलू नाम के एक व्यक्ति से मदद मांगी। वॉल्टर एक अनुभवी नेता और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एनसी) के सक्रिय सदस्य थे। सिसुलू ने न सिर्फ मंडेला को एक ठिकाना दिलवाया, बल्कि उनके लिए एक लॉ फर्म में नौकरी की व्यवस्था भी की। पहली नौकरी और जागरूकता। मंडेला ने एक गोरे वकील के साथ लॉ फर्म में सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने देखा कि कानून भी श्वेतों के पक्ष में काम करता था। अश्वेतों के पास अपनी बात कहने का कोई मंच नहीं था। अगर किसी श्वेत व्यक्ति ने किसी अश्वेत व्यक्ति पर अत्याचार किया तो कानून श्वेत के ही पक्ष में खड़ा होता था। अश्वेतों को बिना किसी अपराध के गिरफ्तार किया जा सकता था। मंडेला ने इस अन्याय को करीब से महसूस किया। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या यह व्यवस्था कभी बदलेगी? इसी दौरान उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू की, खासकर महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित साहित्य। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) से जुड़ाव। वॉल्टर सिसुलू ने मंडेला को ANC की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उस समय ANC का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीकों से रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ना था। ANC के नेताओं ने मंडेला की तीव्र बुद्धि और नेतृत्व क्षमता को पहचाना। मंडेला ने महसूस किया कि अगर बदलाव लाना है तो इसे संगठन के स्तर पर ही किया जा सकता है। मंडेला ने ANC के युवा संगठन (ANC यूथ लीग) में शामिल होकर अपने विचारों को सामने रखा। उन्होंने कहा, हम अपने ही देश में गुलाम बनकर नहीं रह सकते, हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। 1948 रंगभेदी सरकार का गठन। 1948 में दक्षिण अफ्रीका में एक नए राजनीतिक दल नेशनल पार्टी ने सत्ता संभाली। इस पार्टी ने रंगभेद की नीतियों को पूरी सख्ती से लागू करने का फैसला किया। अश्वेतों को सफेद लोगों के इलाकों में जाने से रोका गया। सार्वजनिक स्थानों पर अलग अलग सुविधाएं बनाई गईं। श्वेतों के लिए लग्जरी, अश्वेतों के लिए बदहाली। अश्वेतों को सिर्फ सीमित इलाकों में रहने की अनुमति थी। अश्वेतों को मतदान का अधिकार भी नहीं था। इसने मंडेला के मन में गुस्से और आक्रोश की भावना भर दी। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध से बात नहीं बनेगी। इस अन्याय के खिलाफ एक संगठित और प्रभावी आंदोलन की जरूरत थी। विरोध की चिंगारी मंडेला ने ANC के अन्य नेताओं के साथ मिलकर डिफायंस कैंपेन, अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाई। इसमें रंगभेद कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन किया गया। हजारों लोगों ने सार्वजनिक स्थलों पर जाकर उन सुविधाओं का उपयोग किया जो केवल श्वेतों के लिए थीं। अश्वेत लोगों ने श्वेतों के साथ समानता की मांग की। मंडेला को पहली बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन इससे न तो उनकी हिम्मत टूटी और न ही उनका संकल्प डगमगाया। मंडेला ने कहा, अगर न्याय की लड़ाई में मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। पहला सार्वजनिक भाषण। 1952 में मंडेला ने जोहान्सबर्ग में हजारों लोगों के सामने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा, हमने बहुत सह लिया है, अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। हमें डर को हराना होगा। यह भाषण लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचा।
लोग मंडेला के साहस और उनकी नेतृत्व क्षमता के कायल हो गए। एएनसी के नेतृत्व की ओर कदम मंडेला एएनसी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन चुके थे। उन्होंने अश्वेतों को शिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध की रणनीति तैयार की। मंडेला ने कहा, हम शांति से लड़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। आगे क्या होगा? मंडेला ने अपने जीवन का असली रास्ता चुन लिया था, लेकिन सवाल यह था, क्या मंडेला अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए रंगभेद की नीतियों को हरा पाएंगे? क्या शांतिपूर्ण विरोध ही इस अन्याय को मिटाने के लिए पर्याप्त होगा, या फिर मंडेला को संघर्ष के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा? आगे जानिए कि किस तरह मंडेला ने रंगभेद की व्यवस्था को जड़ से खत्म करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। अध्याय 3, संघर्ष की लहर और पहला बड़ा बलिदान। नेल्सन मंडेला अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बन चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि रंगभेद की जड़ें बहुत गहरी थीं और इसे उखाड़ फेंकने के लिए केवल शब्द और शांतिपूर्ण विरोध पर्याप्त नहीं होंगे। 1948 में नेशनल पार्टी के सत्ता में आने के बाद रंगभेद की नीतियों को कानूनी रूप से लागू किया जाने लगा। एएनसी के शांतिपूर्ण आंदोलन और विरोध के बावजूद सरकार ने अश्वेतों पर दमन और अत्याचार को और तेज कर दिया। मंडेला को समझ आ गया कि अगर बदलाव लाना है तो संघर्ष को और अधिक संगठित और सशक्त बनाना होगा। अब लड़ाई केवल अहिंसा से नहीं लड़ी जा सकती थी, एक नई रणनीति की जरूरत थी। रंगभेद की नीतियों का प्रभाव 1950 के दशक की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानूनों को और कठोर बनाया गया। अश्वेतों को सिर्फ काले लोगों के लिए बने क्षेत्रों में ही रहने की अनुमति थी। अश्वेतों को बिना अनुमति श्वेत इलाकों में प्रवेश की मनाही थी। सार्वजनिक परिवहन, स्कूल और अस्पताल, हर जगह गोरे और अश्वेत लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। अगर किसी अश्वेत ने इन कानूनों का उल्लंघन किया तो उसे जेल में डाल दिया जाता था या फिर बेरहमी से पीटा जाता था। मंडेला ने देखा कि किस तरह उनके समुदाय के लोगों की जिंदगी नारकीय होती जा रही थी। उनके दिल में गुस्सा और आक्रोश बढ़ता गया। उन्होंने सोचा, क्या सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध से इस अन्याय को खत्म किया जा सकता है? डिफाइंस कैंपेन, पहली बड़ी बगावत। 1952 में नेल्सन मंडेला ने एएनसी के साथ मिलकर डिफाइंस कैंपेन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य रंगभेद की नीतियों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना था। हजारों अश्वेतों ने श्वेतों के क्षेत्रों और सुविधाओं का उपयोग कर विरोध जताया। पुलिस ने हिंसा की, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे। इस दौरान 8000 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें मंडेला भी शामिल थे। मंडेला ने कहा, अगर हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए जेल में जाना पड़े तो हम तैयार हैं। एएनसी का पुनर्गठन और नई रणनीति। डिफाइंस कैंपेन के बाद एएनसी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मंडेला ने एएनसी के युवा गुट, यूथ लीग को संगठित किया और फ्रीडम चार्टर 1955 का मसौदा तैयार किया, जिसमें समान अधिकारों और शिक्षा रोजगार के अवसरों की मांग की गई। सरकार ने इसे देशद्रोह करार देकर मंडेला और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देशद्रोह का मुकदमा। 1956 में मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चला, जो 5 साल तक चला। मंडेला ने अदालत में कहा, अगर न्याय की लड़ाई में मुझे सजा मिले तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। एएनसी पर प्रतिबंध और नई रणनीति। 1960 में एएनसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शार्पविल नरसंहार। 1960 में 69 शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद मंडेला ने सशस्त्र संघर्ष का फैसला किया। उमकोंटो वी सिजवे एमके का गठन। 1961 में मंडेला ने एएनसी के साथ मिलकर उमखोंतो वी सिजवी एमके का गठन किया, जिसका उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाना था। मंडेला ने कहा, हम शांति के समर्थक हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ जवाब देना जरूरी है। गिरफ्तारी और संघर्ष जारी। 1962 में मंडेला को गिरफ्तार कर देशद्रोह और हिंसा भड़काने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। मंडेला ने कहा, अगर न्याय की लड़ाई में मेरी जान भी चली जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अब सवाल यह था, क्या मंडेला का सशस्त्र संघर्ष रंगभेद की सरकार को झुका पाएगा? अध्याय 4, जेल की दीवारों के पीछे। संघर्ष का नया मोर्चा। 1962 में नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर देशद्रोह और हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए थे।
सरकार का दावा था कि मंडेला ने अफ्रीका में अशांति फैलाने की साजिश रची है, लेकिन सच यह था कि मंडेला ने हथियार उठाने का फैसला इसीलिए किया था क्योंकि शांतिपूर्ण विरोध से रंगभेद की सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा था। मंडेला जानते थे कि अगर रंगभेद को खत्म करना है तो केवल भाषण और प्रदर्शन से बात नहीं बनेगी। इसके लिए एक संगठित संघर्ष की जरूरत थी। उमखोंतो वी सिज़्वी MK यानी राष्ट्र का भाला का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था, लेकिन सरकार को यह बर्दाश्त नहीं था। अब मंडेला को मुकदमे का सामना करना था। सवाल यह था, क्या मंडेला को मौत की सजा दी जाएगी या उनका संघर्ष किसी नई दिशा में जाएगा? रिवोनिया ट्रायल ऐतिहासिक मुकदमा 1963 में मंडेला और उनके साथियों पर रिवोनिया ट्रायल के तहत मुकदमा चलाया गया। उन पर देशद्रोह, तोड़फोड़ और हिंसा भड़काने के आरोप थे। मुकदमे की सुनवाई पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में थी। सरकार ने इन नेताओं को फांसी की सजा देने की मांग की, लेकिन मंडेला और उनके साथियों ने इस मुकदमे को डर के रूप में नहीं, बल्कि अपने विचारों को दुनिया के सामने रखने के अवसर के रूप में देखा। मंडेला का ऐतिहासिक बयान। रिवोनिया ट्रायल के दौरान मंडेला ने एक ऐतिहासिक बयान दिया जिसने दुनिया को हिला दिया। मैंने एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज का सपना देखा है जिसमें सभी लोग सामंजस्य और समान अवसर के साथ जी रहे हैं। यह एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं जीने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। मंडेला का यह बयान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका संघर्ष किसी पद, सम्मान या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था। यह लड़ाई न्याय, समानता और मानवता की थी। आजीवन कारावास की सजा। 1964 में मंडेला और उनके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मंडेला को रोबेन आइलैंड की जेल में भेजा गया। यह जेल समुद्र के बीच एक टापू पर स्थित थी। जेल की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। यहां से भागना असंभव था। रोबेन आइलैंड की जेल में जीवन बहुत कठिन था। कैदियों को दिन भर पत्थर तोड़ने का काम दिया जाता था। उन्हें महीनों तक परिवार से मिलने नहीं दिया जाता था। खाने में केवल रोटी, मक्के का आटा और पानी दिया जाता था। कैदियों को एक संकीर्ण कोठरी में रखा जाता था जिसमें सोने के लिए बिस्तर तक नहीं था। मंडेला के साथ भी कोई विशेष व्यवहार नहीं किया गया। उन्हें भी बाकी कैदियों की तरह ही काम करना पड़ता था, लेकिन मंडेला ने इस स्थिति को एक नए संघर्ष के रूप में स्वीकार किया। जेल में शिक्षा और संगठन। मंडेला ने जेल के भीतर भी संघर्ष जारी रखा। उन्होंने जेल में कैद अन्य कैदियों को संगठित किया। उन्होंने जेल के भीतर एक शिक्षा अभियान शुरू किया। कैदियों को राजनीति, कानून और इतिहास की शिक्षा दी। जेल प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मंडेला डटे रहे। मंडेला ने कहा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। मंडेला जेल में कैदियों के साथ फुटबॉल भी खेलते थे। उन्होंने कहा कि खेल से मानसिक तनाव कम होता है और एकजुटता की भावना मजबूत होती है। जेल में मंडेला की रणनीति। मंडेला ने महसूस किया कि अगर उन्हें रंगभेद के खिलाफ संघर्ष को सफल बनाना है तो सिर्फ जेल के बाहर आंदोलन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जेल के भीतर से ही ANC के नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखा। जेल से बाहर उनके संदेश ANC के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाए जाते थे। मंडेला ने जेल प्रशासन से मांग की कि अश्वेत कैदियों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। धीरे धीरे जेल प्रशासन को भी मंडेला के साहस और गरिमा का एहसास होने लगा। जेल प्रशासन ने मंडेला को पढ़ने और लिखने की अनुमति दी। मंडेला ने जेल में कई किताबें पढ़ीं और कई पत्र लिखे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। 27वीं दशक के अंत तक मंडेला का नाम पूरे विश्व में गूंजने लगा था। संयुक्त राष्ट्र UN ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति की आलोचना की। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंडेला को रिहा करो का नारा गूंजने लगा। 1980 के दशक तक मंडेला की रिहाई की मांग वैश्विक आंदोलन बन चुकी थी। यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में बड़े प्रदर्शन हुए। मंडेला का नाम स्वतंत्रता और समानता के प्रतीक के रूप में पहचाना जाने लगा। मंडेला का जेल से संदेश 1985 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने मंडेला से समझौता करने की पेशकश की। सरकार ने कहा कि अगर मंडेला संघर्ष छोड़ दें तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
लेकिन मंडेला ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता का अर्थ केवल मेरी रिहाई नहीं है। जब तक मेरे देश के हर व्यक्ति को समानता नहीं मिलेगी, तब तक मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता। मंडेला के मन में एक नया सवाल। मंडेला अब 60 वर्ष के हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन के सबसे कीमती वर्ष जेल में बिताए थे। आगे जानिए कि किस तरह मंडेला ने जेल से बाहर निकलकर रंगभेद की सरकार को घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर किया और दक्षिण अफ्रीका में एक नए युग की शुरुआत की। अध्याय 5, रिहाई और आजादी की ओर पहला कदम। 27 साल की लंबी कैद के बाद नेल्सन मंडेला के संघर्ष की कहानी अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। रोबिन आइलैंड, पोल्समूर और विक्टर वर्स्टर जेल में बिताए गए ये वर्ष न केवल उनके जीवन का सबसे कठिन समय थे, बल्कि ये दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में भी एक निर्णायक काल थे। मंडेला ने अपनी कैद के दौरान दुनिया भर से मिल रहे समर्थन को महसूस किया। उनकी रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। अब सवाल यह था कि क्या दक्षिण अफ्रीकी सरकार इस दबाव के आगे झुकेगी? क्या मंडेला की रिहाई के बाद दक्षिण अफ्रीका में शांति स्थापित होगी या संघर्ष और बढ़ेगा? जेल के भीतर से बदलाव की लहर। उन्होंने जेल प्रशासन से अश्वेत कैदियों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग की। मंडेला ने जेल के भीतर से ही सरकार को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। 1985 में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति पी.डब्ल्यू. बोथा ने मंडेला को एक प्रस्ताव दिया। अगर आप हिंसा का रास्ता छोड़ दें तो हम आपको रिहा कर देंगे। लेकिन मंडेला ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक मेरे देश के लोग गुलामी में हैं। अगर मैं समझौता कर लूं तो मैं अपने साथियों के साथ धोखा करूंगा। मंडेला जानते थे कि रिहाई के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना सही नहीं होगा। 1980 के दशक के अंत तक दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका से अपने निवेश वापस ले लिए। इन प्रतिबंधों के कारण दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सरकार के पास अब सीमित विकल्प बचे थे। 1989 में दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति F.W.D. क्लर्क ने रंगभेद की नीतियों में बदलाव लाने का संकेत दिया। उन्होंने ANC पर से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। मंडेला जानते थे कि यह बदलाव उनकी जीत की ओर पहला कदम है। 1990 की शुरुआत में मंडेला और राष्ट्रपति डी क्लर्क के बीच पहली औपचारिक मुलाकात हुई। मंडेला ने साफ कहा कि जब तक सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक शांति संभव नहीं है। मंडेला ने लोकतांत्रिक चुनाव कराने की मांग रखी। मंडेला ने कहा, हम हथियार तभी छोड़ेंगे जब सरकार अपने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करेगी और सभी नागरिकों को समान अधिकार देगी। 11 फरवरी 1990 नेल्सन मंडेला की रिहाई का यह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मंडेला की रिहाई की घोषणा पूरे विश्व में गूंज उठी। जब मंडेला जेल से बाहर निकले तो लाखों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। मंडेला ने जनता के सामने कहा, मैं आजाद हूं, लेकिन मेरी आजादी तब तक अधूरी है जब तक मेरे देश के हर नागरिक को समान अधिकार नहीं मिलते। उन्होंने कहा, हम बदला नहीं लेंगे, हम मिलकर एक नया दक्षिण अफ्रीका बनाएंगे। रिहाई के कुछ दिनों बाद मंडेला ने केप टाउन में एक विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन के 27 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए हैं, लेकिन मैं आज भी नफरत से मुक्त हूं। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां हर व्यक्ति समान होगा। मंडेला ने सभी अश्वेत और श्वेत नागरिकों से एकता की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर दक्षिण अफ्रीका को आगे बढ़ाना है तो नफरत को पीछे छोड़ना होगा। मंडेला ने ANC के नेतृत्व को फिर से मजबूत किया। 1991 में ANC ने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें लोकतांत्रिक चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मंडेला को ANC का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने श्वेत और अश्वेत नागरिकों को एकजुट करने के लिए देश भर का दौरा किया। मंडेला की रिहाई के बाद दक्षिण अफ्रीका में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद रंगभेद की मानसिकता अभी भी जीवित थी। मंडेला के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश को एकजुट रखना, शांति बनाए रखना, लोकतांत्रिक चुनाव सुनिश्चित करना। मंडेला की नई रणनीति। मंडेला ने शांतिपूर्ण वार्ता का रास्ता अपनाया। उन्होंने राष्ट्रपति डी क्लर्क के साथ मिलकर लोकतांत्रिक संविधान का मसौदा तैयार किया।
मंडेला ने सभी राजनीतिक दलों को बातचीत की मेज पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि दक्षिण अफ्रीका अब शांति और समानता की ओर बढ़ रहा है। अब सवाल यह था, क्या मंडेला दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे? आगे जानिए कि किस तरह मंडेला ने इतिहास रचते हुए दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना की और पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बने। अध्याय 6, लोकतंत्र की राह और मंडेला का नेतृत्व। 1990 में नेल्सन मंडेला की रिहाई के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि रंगभेद की नीतियों को संवैधानिक रूप से समाप्त किया जाए। इसके लिए मंडेला ने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति FW de क्लर्क के साथ बातचीत शुरू की। 1973 में मंडेला और डी क्लर्क के बीच शांति समझौता हुआ। इस समझौते के तहत रंगभेद की सभी नीतियों को कानूनी रूप से समाप्त करने की सहमति बनी। अश्वेतों को मतदान का अधिकार मिला। सभी नागरिकों को समान राजनीतिक और सामाजिक अधिकार देने का निर्णय हुआ। इसके बाद अंतरिम संविधान तैयार किया गया। 1993 में नेल्सन मंडेला और FW de क्लर्क को उनके शांति प्रयासों के लिए संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार ने मंडेला के नेतृत्व को वैश्विक पहचान दी। मंडेला ने पुरस्कार को दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को समर्पित किया। 1984 में पहली बार बहुजातीय लोकतांत्रिक चुनाव होने जा रहे थे। अब श्वेत और अश्वेत सभी को मतदान का अधिकार था। ANC ने इस चुनाव में हिस्सा लिया और नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। अश्वेत मतदाताओं में उत्साह था। श्वेत मतदाता संशय में थे। उन्होंने कहा, यह चुनाव केवल सरकार चुनने के लिए नहीं है, यह चुनाव हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। चुनाव में ANC ने 63% वोट के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। नेल्सन मंडेला को सर्वसम्मति से पहला अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया। पूरे देश में जश्न का माहौल था। मंडेला ने कहा, आज हम सिर्फ एक सरकार का गठन नहीं कर रहे हैं, हम एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, सत्य और मेल मिलाप आयोग का गठन किया। मंडेला ने कहा, अगर हम अपने अतीत के जख्मों को भरना चाहते हैं तो हमें माफ करने की ताकत दिखानी होगी। 1995 में रग्बी वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीकी टीम की जीत ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। मंडेला ने टीम के कप्तान को ट्रॉफी सौंपी। इस पल ने दक्षिण अफ्रीका को एकजुट कर दिया। लोगों ने देखा कि कैसे मंडेला ने नफरत और भेदभाव को प्यार और विश्वास में बदल दिया। क्या दक्षिण अफ्रीका के श्वेत और अश्वेत नागरिक साथ मिलकर एक नया भविष्य बनाएंगे? आगे जानिए कि कैसे मंडेला दुनिया के लिए प्रेरणा बने। इस प्रकार लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम केवल नेल्सन मंडेला की आत्मकथा ही नहीं, बल्कि यह स्वतंत्रता, संघर्ष और मानवता की अमर गाथा है। यही उनके लंबे सफर की सबसे बड़ी सीख है। यह प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। मंडेला के जीवन से जुड़ी कौन सी बात ने आपको प्रभावित किया? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। इस वीडियो को दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें ताकि मंडेला जी के संघर्ष की प्रेरणा सब तक पहुंचे। धन्यवाद।